नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण पीटीटी के जो चंद दिन होते हैं ना, उसमें एक टॉपिक मुगल वंश। हमेशा पीटीटी में एग्जाम में 3 प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न मात्र 10 मिनट की क्लास में आपके 3 प्रश्न यानी 9 नंबर पक्के कर लीजिएगा। ये वह टॉपिक है जो स्मार्ट स्टडी जो छात्र करते हैं, इसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है। मुगल वंश से हमेशा प्रश्न आता है क्योंकि ये जो इतिहास की नज़र में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ बिंदु या टॉपिक की ओर नज़र रखता है, ये वही मुगल वंश है। इसमें अकबर, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं ये आते हैं, तो आपको इनको इस क्लास को रट लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके सीधे प्रश्न बनने के लिए ये वह टॉपिक है जहां से नंबर आप सुरा सकते हैं, जितना ले सकते हैं उतना ले सकते हैं। तो चलिए 10 मिनट की क्लास में मुगल वंश को निचोड़ कर आपकी खोपड़ी में छेद करके मैं आपको फिट करवा दूंगा। इतनी बढ़िया तरीके से ये क्लास आपके समक्ष लेके आया हूं। और इस क्लास में जो टॉपिक जी हाँ दोस्तों जो लिखे हुए हैं नोट्स के माध्यम से, वो देखिए नोट्स के लिए 4-5 घंटे की मेहनत करके पीटीटी के लेवल को देखकर आपके समक्ष लाया हूं और मैंने पीटीटी दी है, रैंक के साथ निकली हुई है, तो ये अनुभव मेरा आप ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए क्लास की करते हैं शुरुआत। मुगल काल देखिए, मुगल काल में देखिए पहले तो प्रश्न सीधा प्रश्न आता है मुगल वंश के संस्थापक या इस जो जीरो लेवल से। देखिए ये मुगल वंश जीरो लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चाहे आप विज्ञान के हो चाहे आप आर्ट्स के हो, आपके लिए ये 10 मिनट आपके लिए जी हाँ दोस्तों 10 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण अमूल्य साबित होंगे। चलिए मुगल वंश का देखिए, बाबर संस्थापक कौन था? बाबर ने भारत में प्रवेश कर झेलम नदी के किनारे भेरा व बाजोर को जीता व पहली बार तोपखानों का प्रयोग किया। देखिए इसका अर्थ क्या है, देखिए बड़ा कर देता हूं ताकि आपको आसानी से दिख सके। बाबर ने देखिए, जब बाबर जो है भारत में देखिए आक्रमण करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर एक नदी बहती थी, वो झेलम नदी थी। इस झेलम नदी को जी हाँ झेलम नदी के किनारे एक भेरा व बाजोर नाम का एक स्थान पड़ता है, वहाँ पर जो है लोग रहते थे। वहाँ पर जो आक्रमण किया बाबर ने, और ये बाजोर व भेरा भारत में जो है पहली बार इसमें तोपखानों का प्रयोग किया। अगर युद्ध में तोपखानों का प्रयोग पूछे तो पानीपत के प्रथम युद्ध, जहाँ पर इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य एक भीषण युद्ध हुआ था, और इब्राहिम जो लोदी भागते हुए बाबर ने पकड़कर इब्राहिम लोदी को मार दिया था, यह वही पानीपत का युद्ध है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो पानीपत के युद्ध में देखिए प्रश्न 2 लैंग्वेज से पूछा जा सकता है। पहले देखिए तोपखानों का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस आक्रमण के समय किया? तो भेरा व बाजोर। और बाबर ने सर्वप्रथम किस युद्ध में तोपखानों का प्रयोग किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। चलिए पानीपत का प्रथम युद्ध आपके पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं। देखिए एक प्रश्न भी ये आपके शब्द एक भी इंपॉर्टेंट, जी हाँ दोस्तों एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट, आपसे एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है यहाँ से। पानीपत का पहला युद्ध, पहले जो पानीपत का इसकी डेट याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया। इसमें ये युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। जी हाँ दोस्तों, इब्राहिम लोदी देखिए एक तरह से जो है अयोग्य टाइप का राजा था, जो देखिए इतना जो बाबर निरंतर आक्रमण करते हुए आ रहा था, तो इब्राहिम लोदी निश्चित यहाँ पर जो है भारत के दिल्ली जो राजवंश जो चल रहा था उसमें निश्चित रूप से बैठा था बिना चिंता के। चलिए अब देखिए बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य बाबर जीत गया व दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया। जी हाँ दोस्तों, युद्ध भूमि में देखिए दिल्ली सुल्तान का पहला राजा था, वो जो है वो इब्राहिम लोदी था, पहला सुल्तान जो युद्ध भूमि में ही मारा गया। यहाँ पर जो है अकबर ने इसका मजार या जो मकबरा है वो बनाया था। चलिए आगे चलते हैं। इसी युद्ध से भारत में मुगल वंश, देखिए बाबर जो दिल्ली का सुल्तान था वो था इब्राहिम लोदी, और मुगल में जो बाबर आक्रमण करते हुए आया हुआ जो दिल्ली में इब्राहिम लोदी को मार दिया था। तो अब निश्चित तौर पर मुगल वंश का भारत में अधिकार हो गया था। भारत में मुगल वंश देखिए पीटीटी में ये महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद भी उत्तर मुगल काल में बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, रंगीला थे, लेकिन इनको रट लीजिएगा। एक एक राजा की जो लाइन होती है जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो देख लीजिएगा। पहले देखिए बाबर 1526 से 1530 तक, उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं जो 1530 से 40, फिर 15 साल जो है वो गायब रहता है। वो क्यों रहता है वो मैं बताऊंगा। 1555 में वापस आता है और 1556 तक 1 वर्ष राज करता है। फिर हुमायूं का बेटा अकबर 1556 से 1605, फिर जहांगीर 1605 से 27 तक, फिर शाहजहाँ 1627 से 58, ये शाहजहाँ ताजमहल बनाए ये वही है। औरंगजेब 1658 से 1707, ये औरंगजेब वही है जिन दारा सिखों की जी हाँ दोस्तों खून की नदियाँ बहा दी थी दिल्ली में, ये वही औरंगजेब है। चलिए बाबर की बात करते हैं। इन राजाओं को हमने पढ़ लिया, अब एक एक राजा के बारे में हम जानते हैं। बाबर ने देखिए
जो प्रमुख युद्ध, हर वर्ष बाबर की एक जो शख्सियत थी कि हर वर्ष एक बड़ा युद्ध लड़ता था। जी हाँ दोस्तों, बाबर 1526 से 30 यानी जो आपके 4 वर्ष तक रहा, जो भी बाबर जो है 5 वर्ष रहा, इसमें जो है हर वर्ष एक बड़ा युद्ध लड़ता था। देखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध मैंने ऊपर बताया है कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा था, जिसमें इब्राहिम लोदी को मार दिया था, भागते हुए इब्राहिम लोदी को मारा था बाबर ने। चलिए 1527 में एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ता था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तो पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में मुगल वंश की सत्ता तो काबिज हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए मैप के साथ मैं आपको जो है समझाने, ये मान लीजिए भारत है, यहाँ पर जो है बाबर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। लेकिन देखिए मेवाड़ एक वो शक्ति थी, उभर रही थी, जो दिल्ली पर भी आक्रमण करने की क्षमता रखती थी। उस समय मेवाड़ का जो राजा था, जी हाँ दोस्तों, राणा था, वह राणा सांगा था। और राणा सांगा और बाबर के मध्य एक खानवा का युद्ध भरतपुर में लड़ा गया, जिसमें देखिए जो राणा सांगा ने पाती पर्वन प्रथा अपनाई इस युद्ध में। इस पाती पर्वन का अर्थ होता है कि राजस्थान के सभी राजाओं को इकट्ठा करके बाबर के युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया। और इसमें जो है राणा सांगा घायल हो गए, और घायल होने के बाद इसमें राणा सांगा की ओर से जो झाला अज्जा, जी हाँ दोस्तों, झाला अज्जा ने राणा सांगा का राजमुकुट धारण किया और इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। और इस युद्ध में जो है खानवा के युद्ध बाबर जीत लिया। 1528 में, जी हाँ दोस्तों, चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। अब चंदेरी का युद्ध क्यों लड़ा गया? ये मेदिनी राय था ना दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये मेदिनी राय जो राणा सांगा का मित्र था। और 1527 में इसी मेदिनी राय ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था और राणा सांगा के विरुद्ध बाबर ने ये युद्ध लड़ा था। इसलिए अब देखिए राणा सांगा तो घायल हो चुका था, तो जब खानवा के युद्ध में पूछा कि वो मेदिनी राय कहाँ का राजा था बाबर को, तो बाबर ने कहा कि वाह चंदेरी का, तो चलिए चंदेरी पर आक्रमण करते हैं। चंदेरी में देखिए मेदिनी राय को हराया और राजपूत युवकों के सिरों की काट कर मीनार लगाई थी। ये दुर्दांत, देखिए जो बाबर का आक्रमण था, दुर्दांत राजपूतों के युवकों के सिरों को काट कर एक मीनार बनाई थी, ये वो चंदेरी का युद्ध, भीषण युद्ध हुआ था। चलिए 1529 में देखिए बाबर का एक युद्ध घाघरा का युद्ध लड़ा गया, जिसमें बिहार का शासक नुसरत खां लोधी के मध्य हुआ और इसमें भी बाबर विजयी रहा। बाबर लगातार बड़े युद्ध लड़ता था और उसमें जीत जाता था, क्योंकि बाबर के कुशल नेतृत्व के कारण और एक चालाक नेतृत्व के कारण बाबर जो है हर बार युद्ध जीता था। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और नूर-ए-अफगान बगीचे में जो है बाबर की मृत्यु हो गई। बाद में बाबर का जो वसीयत खोली गई थी, उसमें बाबर ने कहा था कि मुझे जब भी मेरी मृत्यु हो तो मुझे काबुल, जी हाँ दोस्तों, काबुल में जो है दफनाना। क्योंकि काबुल देखिए जो भी युद्ध लड़ता था ना, जब बाबर वापस जो काबुल जाता था ना जब, तो वहाँ पर काबुल में जितनी भी जनता रहती थी उनको सोने के सिक्के जो है गिफ्ट के रूप में बाबर देता था। इसलिए बाबर जो है काबुल की जनता से बहुत प्यार करता था। इसलिए जो बाबर की वसीयत खोली गई थी, पहले देखिए बाबर को जो है नूर-ए-अफगान बगीचे में दफनाया गया, फिर उसकी वसीयत खोली गई, तो उसमें लिखा था कि बाबर ने ये लिखा था कि जब भी मेरी मृत्यु हो तो मुझे काबुल दफनाया जाए। इसलिए जो है कम से कम 6 या 7 दिन उस कब्र को खोल के वापस जो है बाबर को काबुल दफनाया गया। चलिए आगे चलते हैं। बाबर के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए। भारत में उद्यान निर्माण की सारबाग शैली का विकास किसने किया? बाबर ने किया। बाबर की आत्मकथा, जी हाँ दोस्तों, बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी थी, जिसको बाबरनामा कहा गया और बाबर को जो है आत्मकथाओं का राजकुमार कहा था। ये हैं बाबर के फैक्ट। इनमें से सीधे प्रश्न आते हैं, रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अभी आपको समझा दिया गया है, तो रटने की मुझे नहीं लगता है कि आवश्यकता है। चलिए अब हम बात करें अगले मुगल शासक हुमायूं की। हुमायूं को देखिए 1530 से 1540 और 1555 में वापस आकर 1556 में देखिए ये हुमायूं जो है 10 वर्ष राज करता है। क्यों करता है और फिर कहाँ जाता है, चलिए ये भी मैं आपको इसके अंतर्गत बताऊंगा। राजा बनने के बाद देखिए हुमायूं ने अपने राज्यों को जो है भाइयों में बांट दिया। ये हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी, या ये यूं कहे कि हुमायूं की सबसे बड़ी ही ये वो कहते हैं ना, बिल्कुल ये निराशजनक, ये निराशपूर्ण ये जो तरीका था, ये जो सोच थी, ये गलत साबित हुई। हुमायूं को भाइयों में राज्य इसलिए बांटा था कि क्योंकि बाबर ने मरने से पहले हुमायूं को कहा था कि जो भी वसीयत हो उसके अपने भाइयों में बांट लेना। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों 1535 में मेवाड़ पर बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। जी हाँ दोस्तों, 1535 में मेवाड़ पर बहादुर शाह गुजरात का राजा था, उसने आक्रमण किया। तब हाड़ी रानी कर्मावती, जी हाँ, राणा सांगा की जो रानी थी, उसने हुमायूं को राखी भेजी थी। ये फैक्ट हुमायूं से संबंधित याद रखिएगा। अब चलिए देखिए
हुमायूं व शेरशाह सूरी के मध्य देखिए कुछ घटनाक्रम। जी हाँ दोस्तों, दो हुमायूं व शेरशाह सूरी के मध्य दो युद्ध हुए थे। जो हुमायूं 15 वर्ष के लिए गायब रहा था, उसका कारण शेरशाह सूरी था। जी हाँ दोस्तों, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को यहाँ से भारत से बेदखल कर दिया था। इतना बड़ा, जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा सुल्तान के रूप में एक हुमायूं, जो शेरशाह सूरी एक साधारण व्यक्ति था, साधारण व्यक्ति से ऊपर उठकर इसने जो है हुमायूं को टक्कर दी, न केवल टक्कर दी और भारत से बाहर तक फेंक दिया था हुमायूं को। देखिए शौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया। यह जो कर्मनाशा नदी के किनारे लड़ा गया, इसमें जो है हुमायूं जो घोड़े सहित नदी में गिर गया। जी हाँ दोस्तों, हुमायूं है कर्मनाशा नदी पर शौसा का युद्ध चल रहा था, उसमें घोड़े सहित जो है हुमायूं कर्मनाशा नदी के जो है नदी में गिर गया। वहाँ पर जो एक जी हाँ दोस्तों निज़ाम सिक्का भिश्ती, जी हाँ दोस्तों, एक निज़ाम सिक्का भिश्ती ने जो है नाव चला रहा था, उसने जो है हुमायूं को बचा दिया था। और कहते हैं कि यहाँ पर जी आप एक तथ्य मिलता है कि हुमायूं ने उस जब बचाया था हुमायूं को, तो निज़ाम सिक्का भिश्ती को हुमायूं ने कहा कि बोल, मैं राजा हूँ, हुमायूं हूँ, तुझे क्या चाहिए, तूने मेरी जान बचाई थी। तो उस समय निज़ाम सिक्का भिश्ती ने जी हाँ दोस्तों कहा था कि मुझे एक दिन के लिए, जी हाँ दोस्तों, जब भी आप राजा बनो, हुमायूं को कहा कि वापस तो मुझे एक दिन के लिए राजा बना देना। और कालांतर में जब हुमायूं ने शेरशाह सूरी के पुत्र को जो है मार दिया था, पराजित कर दिया था, तो निज़ाम सिक्का भिश्ती को जो है एक दिन, जी हाँ दोस्तों, एक दिन के लिए दिल्ली का सुल्तान दिया, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली का बादशाह तक बना दिया था। ये वही हुमायूं है, ये वही निज़ाम सिक्का भिश्ती है। चलिए दूसरा युद्ध देखिए, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540। इस युद्ध में हुमायूं को जो है भारत छोड़कर जाने की नौबत आ गई थी। जी हाँ दोस्तों, अपने राज्य से हाथ भी धोना पड़ा पूरी तरह से, ये बैकफुट पर जी हाँ दोस्तों हुमायूं आ चुका था। हुमायूं ने क्षेत्र वापसी प्राप्त करने के लिए, देखिए इस युद्ध में क्षेत्र गायब हो गए थे, क्षेत्र के लिए वापस लड़ा और पुनः शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में पराजित किया। शेरशाह सूरी का जो है देखिए मूल नाम फरीद भी है, फरीद भी याद रखिएगा। एक बार के लिए मुगल वंश यहाँ से समाप्त हो गया, क्योंकि अब देखिए दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया, शेरशाह सूरी का। और शेरशाह सूरी देखिए जब तक जीवित रहा तब तक हुमायूं जो है दिल्ली पर कभी भी आक्रमण नहीं कर पाया। इतना डर, इतनी दहशत शेरशाह सूरी की हुमायूं में बैठ गई थी। जी हाँ दोस्तों, जब हुमायूं की देखिए 1500 पर जो हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, तब जो माफ़ कीजिए शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हो गई थी, तब हुमायूं को पता चला कि शेरशाह की मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो राजा से दिल्ली पर राज कर रहा है वो शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी सिकंदर सूर कर रहा है। तो हुमायूं ने सेना संगठित की और इस सेना संगठित करके एक बैराम खां के नेतृत्व में, जी हाँ दोस्तों, बैराम खां के नेतृत्व में सिकंदर सूर को पराजित किया और पुनः हिंदुस्तान पर एक बार मुगल वंश की सत्ता काबिज कर ली। अब चलिए आगे देखिए हुमायूं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फैक्ट याद रखिए, यमुना नदी के तट पर दी ने पन्ना शहर बसाया। विभिन्न प्रकार की टोपियां हुमायूं प्रचलित जी हाँ करता था और हुमायूं के कार्यकाल में हुई वह ज्योतिष व रंगों पर, जी हाँ दोस्तों, हुमायूं वो ज्योतिष व रंगों पर यकीन करता था। देखिए हुमायूं की मृत्यु जी हाँ दोस्तों इसी कारण हुई, ज्योतिष व रंगों के कारण। वो सर पूछिए सर कैसे, इसका देखिए जब हुमायूं वो तरह तरह की टोपियां पहनता था और जो बड़े बड़े कपड़े, जी हाँ दोस्तों, अलग अलग रंगीन तरह के कपड़े जो पीछे तक जो है जमीन पर खिसक रहे थे, जमीन पर रगड़ते हुए चल रहे थे। तो इसी कारण एक बार कहते हैं कि हुमायूं पुस्तकालय ऊपर जो पुस्तकालय बना था उसकी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन जब कपड़े है ना वो पैर के नीचे के आने के कारण वो जमीन जो इन सीढ़ियों से गिर गया और गिरते गिरते वो इतनी सीढ़ियाँ, इतनी ऊंचाई पर वो पुस्तकालय पुस्तक पढ़ने के लिए जा रहा था, तो वहाँ से वो है हुमायूं गिर गया और इसके कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। अब देखिए हुमायूं का मकबरा जो है, जो इसका निर्माण किसने कराया, हुमायूं की पत्नी बेगम ने अकबर के कहने पर करवाया था। उपनाम, इस जो हुमायूं के मकबरे को उपनाम कहते हैं ताजमहल का अग्रगामी और मुगलों का शाही कब्रिस्तान हुमायूं के मकबरों को कहा जाता है। चलिए अगले बात करें अकबर की ओर। देखिए हमने बाबर और हुमायूं पढ़ लिया, उसके बाद देखिए हुमायूं ने जो है, देखिए बाबर ने जो है यहाँ पर हिंदुस्तान पर मुगल वंश की स्थापना की। फिर हुमायूं ने एक बार के लिए मुगल वंश से हाथ धोना, इस दिल्ली पर हाथ धोना पड़ा। फिर हुमायूं वापस आता है और वापस दिल्ली पर मुगल वंश की स्थापना करता है। उसके बाद मुगल वंश पर अगला राजा बनता है अकबर, हुमायूं का बेटा अकबर। 1556 से 1605 तक कहता है कि अकबर ने मुगल वंश की जो प्रतिष्ठा है वो सर्वोत्कर्ष पर लेकर गया। चलिए अब देखिए अकबर में, देखिए अकबर का संरक्षक बैराम खां। जी हाँ दोस्तों, बैराम खान ने अकबर जब छोटा था ना
तब से अकबर का जो संरक्षक बैराम खान था, तो कहते हैं कि बैराम खान ने जो है मुगल साम्राज्य की खून की नसों की तरह जो है वो राज्य बसाया था। जी हाँ दोस्तों, खून की जो अकबर को जो है बैराम खान का इतना सहयोग मिला कि आप जो हैं अकबर खुद भी इनको जो है इसके कारण इनको सासा कहता था। जी हाँ दोस्तों, सासा कहता था। अब देखिए 3 घटनाएं अकबर से संबंधित याद रखिएगा। 1562, 63 और 64 में तीर्थ यात्रा, हिंदुओं पर लगने वाला तीर्थ यात्रा कर हटाया 1562 में, और 1563 में दास प्रथा का अंत किया, और 1564 में हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर को भी अकबर ने हटाया था। ये 3 घटनाएं रट लीजिएगा। चलिए रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जहां पर भी आपको याद हो। अकबर राजपूताना संबंध, या दोस्तों अकबर आया, महाराणा प्रताप आएंगे, राजपूताना आएगा, राजस्थान आएगा, उसका मेवाड़ आएगा, ये आपको याद रखना है। अब देखिए अकबर ने आमेर के राजा भारमल, जी हाँ दोस्तों, भारमल की पुत्री हरकाबाई से विवाह किया था। बिल्कुल, हरकाबाई से विवाह किसने किया था? अकबर ने। इसी हरकाबाई से जो है वो सलीम यानी जहांगीर का जो है जन्म हुआ था। मारवाड़ के राजा मोटा राजा उदय सिंह, ये उदय सिंह वही है रावचंद्र सेन का भाई। जी हाँ दोस्तों, रावचंद्र सेन का भाई। इसकी पुत्री जोधाबाई, इसे जगत कुसई भी कहते हैं, अपने पुत्र सलीम या जहांगीर से विवाह करवाया था। और भारमल की पोती व भगवंत दास की बेटी तथा मान सिंह की बहन मानबाई का विवाह सलीम से जो है करवाया था। इससे खुसरो का जन्म हुआ। किससे? देखिए इससे सलीम से जो मोटा राजा उदय सिंह, जोधाबाई या जगत कुसई से खुर्रम का जन्म हुआ। खुर्रम कौन? आगे जाकर कौन बना? शाहजहां। और खुसरो, जी हाँ दोस्तों, खुर्रम और खुसरो में फर्क है। और खुसरो का जन्म हुआ था किसकी संतान जो थी? ये मान सिंह की बहन मानबाई का जो है पुत्र था। कौन था? खुसरो। अब नागौर दरबार कब लगा? 1570। अकबर के आगे फैक्ट याद देखिए। महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे गए। पहले भेजा जलाल का कोरसी, फिर मानसिंह, फिर भगवंत दास और फिर टोडरमल। अब देखिए हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? याद रखिएगा 18 जून 1576 और 21 जून। जी हाँ दोस्तों, 21 जून भी बताते हैं, लेकिन आपको याद ये रखना है कि 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। किस किस के मध्य? अकबर और प्रताप के मध्य। सेनापति, प्रमुख सेनापति यहाँ पर मुगलों की ओर से राजपूताना का मानसिंह था, फिर सलीम यानी जहांगीर, फिर शाहबाज और फिर आसम का। और प्रताप की तरफ से सेनापति हाकिम का सुर झालाबिद्दा ने प्रताप का राजमुकुट धारण किया व वीर गति को प्राप्त हुए। झालाबिद्दा, जी हाँ, झाला अज्जा ने कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में जो है राजमुकुट धारण किया था, और ये झालाबिद्दा है, याद रखिएगा। अब महाराणा प्रताप के घोड़े व हाथी का नाम देखिए। घोड़े का नाम छतक और हाथी का नाम राम प्रसाद, जिसे अकबर ले गया था और कैद कर दिया था। और ये आगे, जी हाँ दोस्तों, पीर प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, पीर प्रसाद इसको हाथी का नाम दे दिया था। कहता है कि ये हाथी इतना महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त था कि अकबर ने इसको जो है वो खाने के लिए बहुत कुछ दिया, लेकिन ये खाना जी हाँ दोस्तों, भूखा रह गया और अपने प्राण त्याग लिए, लेकिन अकबर का जो है साथ जीवन पर्यंत नहीं दिया था। चलिए दिवेर का युद्ध देखिए 1582 में लड़ा गया। अमर सिंह ने इसमें वीरता का परिचय दिया। अंतिम स्लाइड, जी हाँ दोस्तों, अंतिम स्लाइड मनसबदारी देखिए। मनसबदारी किसने लागू की? अकबर ने। 1574 में अकबर द्वारा दाग प्रथा, जो घोड़े पर दागने की प्रथा, व तहसीसा प्रथा, सैनिकों की हुलिया की प्रथा जो है वो अकबर ने शुरू की थी। अब देखिए सैनिक अभियान, अकबर ने सैनिक, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। सैनिक अभियान में देखिए अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहाबाद या फतेहपुर सीकरी में नगर बसाया और उसके प्रवेश पर बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। तो प्रश्न आएगा कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। असीरगढ़ दुर्ग के ताले की सोने की कुंजियों द्वारा खोला गया। अकबर ने जो असीरगढ़ दुर्ग की ताले की कुंजियां है ना, वो सोने की कुंजियों से खोला गया। और बाद में कालांतर में औरंगजेब भी गोलकुंडा की जो गोलकुंडा का किला है उसके भी सोने की कुंजियों खोलेगा। तो ये याद रखिएगा। इबादत खाने का निर्माण 1575 में किया गया। जी हाँ दोस्तों, इबादत खाने का निर्माण 1575। इसमें विभिन्न धर्म जो है गुरु आते थे और इसमें अपने धर्म की विशेषता बनाते थे, माफ कीजिए जो है बताते थे। इसके बाद मजर घोषणा पत्र 1579 में जारी किया गया। इसके अंतर्गत दीन इलाही, जी हाँ दोस्तों, दीन इलाही, अकबर ने एक नया धर्म चलाया था अकबर ने। और इसमें खुद को ही जो ईश्वर का रूप, जी हाँ, ईश्वर का प्रतिरूप अकबर स्वयं बताता था। इसका जो एकमात्र हिंदू जिसने ये धर्म स्वीकारा था वो था बीरबल। अनुवाद विभाग, या दोस्तों, इसमें ग्रंथों का अनुवाद किया जाता था। आईने अकबरी,
आईन अकबरी, अकबरनामा किसने लिखा? अकबर जो है अबुल फजल ने। ये कहाँ का निवासी था? नागौर का भी जो है निवासी था। ये अकबर के नवरत्नों में भी शामिल था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। अकबर ने तुलादान, झरोका दर्शन, पाइबोज, नवरोज मनाना शुरू किया था और औरंगजेब ने इन सबको कालांतर में बंद कर दिया था। तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। मुगल वंश की जो आगे के शेष राजा या सुल्तान या बादशाह जो भी रहे हैं वो करवा दूंगा, कोई बात नहीं। ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। यहाँ से 2 या 3 प्रश्न आएंगे तो रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मुगल वंश हमेशा पीटीटी की एग्जामिनर जो पेपर बनाता है ना, तो उसके नज़र में हमेशा पीटीटी में मुगल वंश रहता है और यहाँ से प्रश्न आते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से प्रश्न फिक्स होता है आते हैं। तो ये वो टॉपिक है जहाँ से फिक्स नंबर आते हैं। तो इस क्लास को जरूर, अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो इस क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो इसके वीडियो के जो है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, ज्वाइन कर दीजिएगा। और वहां पर आपको करंट अफेयर्स की, जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर्स की एक बुक दी गई है, उस बुक को आप पढ़ लीजिएगा। आप मार्केट से नहीं लेकर आ रहे तो मैंने निःशुल्क रूप से वहां पर बुक की पीडीएफ आपको प्रदान कर दी गई है। जो छात्र नहीं जुड़े हैं तो आरपीजी चैनल, आरपीजी क्लासेस टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो इस ग्रुप जो क्लास की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।